बचो। पर्वतेश्वर जोर से चिल्लाकर सबको आगाह करते हैं, क्योंकि वो जैसे ही उस बिल्डिंग में घुसते हैं उन पर वहाँ अंदर भी पत्थरों की बारिश होना शुरू होती है। और तभी एक पत्थर पर्वतेश्वर के शोल्डर पे एक गोली की तरह आकर लगता है। बट बिना किसी की चिंता के सूर्यवंशी सोल्जर्स आगे बढ़ते रहते हैं और जो सामने आता है उसे सिर्फ घायल ही करते हैं। पर यहाँ पर्वतेश्वर को एक चीज़ बहुत अजीब लगती है कि यार इनका कोई भी लीडर क्यों नहीं है, ये बस आम लोग हैं जो हम पर पत्थर बरसा रहे हैं। और ऐसे ही लड़ते लड़ते पर्वतेश्वर वहाँ सबसे ऊपर पहुँचते हैं और वहाँ जाते उन्हें एक कमरे से बहुत सारे बच्चों के रोने की आवाज़ आती है। तो बिना किसी चीज़ की परवाह किए वो उस रूम में घुस जाते हैं और वहाँ का नज़ारा देखकर उनका मन एकदम सहम जाता है। कमरे के कोने में एक मरा हुआ मोर पड़ा है जिसके शरीर से खून निकल कर एक प्याले में जा रहा है। और वहाँ बहुत सारी औरतें हैं जिनके हाथ में छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत ज़ोर से रो रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके मुंह पर उस मोर का खून लगा हुआ है। और यहाँ क्या हो रहा है ये पर्वतेश्वर समझ पाते हैं उससे पहले एक आदमी आकर उनके ऊपर पीछे से हमला करता है और इस हमले से पर्वतेश्वर वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। और तभी भागीरथ भी वहाँ आते हैं और उस आदमी को मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं। बट तभी एक प्रेग्नेंट लेडी उनके पैरों में आकर गिरती है और कहती है, प्लीज़ आप इन्हें मत मारिए और हमें ये करने दीजिए, और ये हमारे बच्चों के जीवन का सवाल है। अगर हम इन बच्चों को अगर ये मोर का खून नहीं पिलाएंगे तो ये मर जाएंगे। तब भागीरथ इस परिस्थिति को देखकर पर्वतेश्वर को वहाँ से सीधा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उनका इलाज करने के लिए वहाँ आयुर्वेदी आती है, क्योंकि उनकी जो चोट है, जिस गंभीरता में पर्वतेश्वर है, उनका इलाज यहाँ पर कोई और नहीं कर सकता। काफ़ी देर के इलाज के बाद आयुर्वेदी उस कक्ष से बाहर आती है और शिव और सती को बताती है कि पर्वतेश्वर की हालत सही में बहुत गंभीर है, क्योंकि उन्हें चोट यहाँ पीछे सर में आई है और उनका यहाँ कोई भी इलाज नहीं है। और हम ये बस एक ट्राई और कर सकते हैं सोमरस से, बट अगर सोमरस भी काम नहीं किया तो हम पर्वतेश्वर को हमेशा के लिए खो देंगे। पूरे आयुरालय में सब बहुत चिंतित होते हैं और शिव पर्वतेश्वर को जल्द से जल्द सोमरस देने को कहते हैं। और जैसे ही आयुर्वेदी के असिस्टेंट वो सोमरस बना के ले आते हैं वो उसे पर्वतेश्वर को दे देते हैं। और कुछ समय बाद जब शिव खुद पर्वतेश्वर को देखने जाते हैं तब आयुर्वेदी उन्हें बताती है कि हमने इन्हें जब सोमरस दिया तब उनकी ब्लीडिंग तो रुक गई, पर अभी भी हम इनकी सर्जरी नहीं कर सकते और बिना इस सांस देने वाली मशीन के ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। सोमरस ने इनकी हालत को कंट्रोल तो कर लिया बट ये इसे सुधार नहीं रही है। तब शिव एकदम से और ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इसका कुछ तो उपाय होगा। तब आयुर्वेदी कहती है कि एक पॉसिबिलिटी है, संजीवनी ट्री की छाल, बट इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि उसे पेड़ से निकालते ही कुछ ही मिनटों में यूज़ करना होता है, वरना वो ख़राब हो जाती है। और इससे भी बड़ी दिक्कत है कि संजीवनी ट्री पूरे देश में कहीं भी नहीं पाई जाती है। वहाँ बाहर नंदी भागीरथ को अपने साथ आने को कहते हैं और वो उन्हें ठीक उसी ब्रांगास के इलाके में लेके जाते हैं। और वहाँ पहुँचकर भागीरथ उनसे पूछते हैं कि तुम मुझे यहाँ किससे मिलवाने लाए हो। तब एक बिल्डिंग से एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर आकर कहता है, मुझसे। भागीरथ पूछते हैं कि अब तुम कौन हो। तो वो लंबा चौड़ा आदमी बताता है कि मैं यहाँ ब्रांगास का लीडर देवोदास हूँ। कल जो कुछ भी हुआ वो बस एक भूल थी। हमारे आदमियों को लगा कि जनरल हमारे बच्चों को भी मार देंगे, जबकि जनरल ने तो हम सबकी जान ही बचाई है। तो इस पर भागीरथ गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम्हारा सोना यहाँ पर कुछ काम नहीं करेगा, और अगर पर्वतेश्वर को कुछ भी हुआ तो मैं यहाँ किसी भी ब्रांगा को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी। तो देवोदास अपना सर नीचे झुकाए सिर्फ ये कहता है कि किसी भी इंसान की जान की कीमत क्या होती है वो हमसे पूछिए जो हर रोज़ मौत को देखते हैं। और मैं आपके लिए अपने सारे कस्मों को तोड़ने जा रहा हूँ। हम हमारे सीक्रेट किसी को भी नहीं बता सकते, बट मैं आपको ये मेडिसिन दे रहा हूँ। आप जाइए और ये मेडिसिन पर्वतेश्वर को दे दीजिए, वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कि क्या है अभी ये जानना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आप बस जाइए और ये उन्हें दे दीजिए। तो भागीरथ ठीक ऐसा ही करते हैं। वो उस दवाई को ले जाकर आयुर्वेदी को देखते हैं। तो पहले आयुर्वेदी भी उस लाल पेस्ट को देखकर एकदम से चौंक जाती है, बट अभी कुछ भी सवाल किए बिना वो उस दवाई को पर्वतेश्वर को दे देती है, क्योंकि वो भी जानती थी कि इससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और ऐसा होता भी है। अब जब उस अननोन मेडिसिन की वजह से पर्वतेश्वर की जान खतरे से बाहर थी, तब शिव खुद उनसे मिलने जाते हैं और उन्हें आराम करने के लिए कहते हैं। और फिर शाम को वो भागीरथ को मिलने के लिए बुलाते हैं और उन्हें सब कुछ सच बताने को कहते हैं कि उन्हें वो दवाई कहाँ से मिली। पर इस बार शिव की आंखों में वो गुस्सा देखकर खुद भागीरथ डर जाते हैं और सब कुछ सच बता देते हैं कि उन्हें ये दवाई देवोदास ने दी थी। तभी आयुर्वेदी उनसे कहती है कि ये जो दवाई है ये संजीवनी से बनी है और इसे बनाने के लिए एक पेड़ की ज़रूरत और है जो सिर्फ नागा टेरिटरी में मिलता है। और ये सुन के भागीरथ खुद चौंक जाते हैं और अपनी सफाई में कहने लगते हैं कि उनका नागा से कोई भी संबंध नहीं है। पर शिव उन्हें वहाँ पर देवदास को लाने को कहते हैं। देवदास वहाँ आते ही शिव को प्रणाम करते हैं और शिव उन्हें सिर्फ सच बोलने को कहते हैं कि उन्हें वो दवाई कहाँ से मिली। अब नीलकंठ के पूछने पे देवदास झूठ कैसे बोल सकता था। वो सिर्फ ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं आपको सब कुछ सच बता सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे लोगों को इस दवाई की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो इसके बिना जीवित नहीं रह सकते।
तो इस पर शिव उन्हें इंश्योर करते हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, देवदास को ये दवाई मिलती रहेगी। तो शिव के विश्वास पे देवदास उन्हें सच बताते हुए कहते हैं कि ब्रांगाम में अचानक एक महामारी फैल गई और इसका इलाज सिर्फ इसी दवाई से हो सकता था जो नागाओं के पास थी। तो हमारे राजा चंद्रकेतु ने हम सबको बचाने के लिए नागाओं के साथ एक समझौता किया, जिसमें वो हर साल उन्हें बहुत सारा सोना देते हैं इन दवाई के बदले। तो शिव देवदास को उन्हें वहाँ ब्रांगा ले जाने को कहते हैं। तब देवदास कहता है कि हम आपको वहाँ नहीं ले जा सकते, क्योंकि ब्रांगा में किसी भी बाहर वाले का आना मना है, क्योंकि हम हमारे सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रखना चाहते हैं। तो इस पर शिव कहते हैं कि क्या तुम हमेशा उन नागाओं की गुलामी करना चाहते हो? अगर हम वहाँ आते हैं तो हम उस बीमारी का इलाज ढूंढ सकते हैं, और इस बार तुम्हें उन नागाओं से डरना भी नहीं होगा। वहाँ दूर मेलुआ में महर्षि भृगु पधारे हैं और उनका स्वागत करती है कर्णकला, और उनके लिए वहाँ रहने के लिए सारी प्रबंध किए जाते हैं। और उनका जो रूम होता है उसे पूरा हिमालय के जैसे बनाया जाता है, जैसे कि एक पत्थर का बेड, ठंडा फर्श और बाकी सब। महर्षि भृगु यहाँ दक्ष से किसी खास काम से मिलने के लिए आए थे, और वो दक्ष से कहते हैं कि क्या ये सब तुम्हारे होने वाले पोते के लिए? तो इस पर दक्ष कहते हैं हाँ, और मैं अपनी लाइफ में कभी भी इतना श्योर नहीं हूँ। तो इस पर महर्षि भृगु थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, बट वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो दक्ष से कहते हैं कि तुम अपनी पुत्री के मुंह में अपना कर्तव्य मत भूल जाना। तुम ये मत भूल जाना कि क्यों मैंने सिर्फ तुम्हें ही राजा चुना। तो इस पर दक्ष कहते हैं मेरे लिए मेरा देश सबसे आगे, तो मैं कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। तब महर्षि भृगु दक्ष से कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि शिव बहुत ज़्यादा चतुर है, और जब उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा तब वो तुमसे प्रश्न करेंगे। और अब तो वासुदेव पंडित भी उन्हें इन्फ्लुएंस करने लगे हैं, और वासुदेव पंडित का नाम सुन के दक्ष एकदम सहम जाते हैं और कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, सती को भी नहीं। और उस दिन बृहस्पति के साथ जो कुछ भी हुआ वो सीक्रेट मेरे साथ सेफ है। तो इस पे महर्षि भृगु एकदम से अपनी आवाज़ बढ़ाते कहते हैं कि बृहस्पति तो मूर्ख था, मूर्ख। और मैं तो अब भी ये सोचता हूँ कि कैसे मैं उसे अपनी बेटी के साथ शादी करने वाला था। वो तो अच्छा हुआ मैंने उसकी शादी अपनी बेटी के साथ नहीं करी, वरना वो अब भी बहुत दुखी होती। तो इस पे दक्ष कहता है कि अब हमें बृहस्पति के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, और थैंक यू सो मच मुझे अब परमिशन देने के लिए। तो इस पे महर्षि भृगु थोड़ा आगे झुकते हैं और दक्ष से कहते हैं कि वॉर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ तुम ही हो जो नीलकंठ का इस्तेमाल कर सकता है?